welcome to Serious Economics. Today we are going to learn cost theory of microeconomics. So let's begin the class. इस ब्लॉग का थीम क्या होगा कि गिवन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हाउ डू कॉस्ट बिहेव एज आउटपुट चेंजेस। किसी भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे कैसे कॉस्ट जो है बिहेव करता है जैसे जैसे आउटपुट बदलता है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे वो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले देखते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या कहती है कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट है वो डिराइव कहाँ से, डायरेक्टली फ्रॉम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि एक फैमिलियर यू शेप्ड कॉस्ट कर्व जो हम जानते हैं उसे देती है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी ऑफ कॉस्ट कहाँ से है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। जो हम यू शेप कर्व कॉस्ट की जानते हैं वो यहीं से आता है। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा कि इसमें दो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, एक तो शॉर्ट रन होगा और दूसरा लॉन्ग रन। ठीक है, इसे स्टोरी फॉर्म में हम समझते हैं क्योंकि ये काफी ट्रिकी टॉपिक है। तो देखो, शॉर्ट रन में मान लो, शॉर्ट रन नहीं, मानो कि इमेजिन करो कि एक रवि है। ठीक है, उसकी एक स्मॉल चॉकलेट फैक्ट्री है या वो एक स्मॉल चॉकलेट फैक्ट्री स्टार्ट करता है। ठीक है, चॉकलेट फैक्ट्री स्टार्ट करता है और शॉर्ट रन में क्या है उसकी कंडीशन, क्योंकि रवि जो है एक छोटा फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा है, उसके पास पैसे कम है तो वो लेबर तो रख लेगा उतने पैसे में। ठीक है, उसके पास 30,000 है तो मान लो वो उसकी वर्किंग आवर कम है या जो भी है, वो 10-10 हजार करके 3 लेबर जो है रख सकता है, पर वो 2-4 लाख की क्या कहते हैं मशीन नहीं ला सकता अभी पहले दूसरे या चौथे महीने में, अभी वो इतना नहीं खर्च कर सकता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है शॉर्ट रन की उसकी कि उसका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। कैपिटल में मान के इमेजिन करो कि उसकी जो मशीन है वो फिक्स है, एक मशीन उसकी फिक्स है, वो नहीं ज्यादा नहीं ला सकता है, उसने एक मशीन सेटअप कर ली। दूसरा, उसने एक बिल्डिंग रेंट पे लिया, वो उसकी फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है। और बदल क्या सकता है वो, इन बिटवीन प्रोडक्शन वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ जो है वर्कर्स को बढ़ा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास इस चीज का बजट है। तो ये रही शॉर्ट रन में रवि की फैक्ट्री की ओपनिंग एंड उसकी कंडीशन। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि उसकी फैक्ट्री क्या परफॉर्म करती है, कैसे परफॉर्म करती है, क्या वो लॉन्ग रन में चल भी पाती है या शट डाउन हो जाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टडी। देखो, पहले हमने क्या देखा कि शॉर्ट रन में हमने क्या पढ़ा कि शॉर्ट रन में सम इनपुट्स आर फिक्स, टिपिकली कैपिटल। हमने देखा ना कि कुछ इनपुट जो है शॉर्ट रन में क्या होंगे, फिक्स। कौन कौन, टिपिकली क्या कह रहा है, कैपिटल। मतलब हमने भी इमेजिन किया कि रवि की फैक्ट्री में जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स है। जनरल बात से हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो होगा उसकी कैपिटल फिक्स ही अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, पर जो वर्कर्स वगैरह है, जो कैपिटल के अलावा फैक्टर्स हैं, उनको वो बढ़ा सकता है। ठीक, अब देखते हैं रवि की फैक्ट्री का क्या होता है। तो फिर रवि जो है फेस वन उसका जो फैक्ट्री का है वो ये होता है कि इसने लेबर रख लिए दो। ठीक है, सॉरी, हाँ, 2-3 लेबर उसने रख लिए, उसका एक मशीन एक बिल्डिंग किराए पे ले लिया, उसने अपनी स्मॉल चॉकलेट की फैक्ट्री स्टार्ट की। तो अब इसने स्टार्ट किया तब इसकी इफिशियंसी बढ़ रही थी। क्यों क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि रवि के फैक्ट्री में पोटेंशियल है, अभी तो उसने स्टार्ट ही किया है। ठीक है, उसने उसने क्या किया कि वो जो 2 वर्कर हैं उनका वर्क जो है डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब डिवाइड करने से क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन आ गया उन वर्कर्स में। क्यों, कैसे आया, क्योंकि एक पैकेजिंग कर रहा है, एक चॉकलेट मेक बना रहा है, तो उससे क्या हुआ, उन वर्कर्स में स्पेशलाइजेशन आया। ठीक है, दूसरा, मशीन जो है प्रॉपरली यूज होने लग रही है, इस फेस में मशीन जो है प्रॉपर यूज हो रही है। ठीक, मशीन जो है यहाँ पे प्रॉपर यूज हो रही है और जो वर्कर है उनको डिवाइड कर दिया है उनके काम के अकॉर्डिंग, और इससे उनमें स्पेशलाइजेशन आ गया। इसके रिजल्टेंट क्या हो रहा है कि इसके रिजल्ट जो है उसका कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रहा है। कॉस्ट क्या हो रहा है, कॉस्ट पर यूनिट उसका घट रहा है। क्यों, क्योंकि देखो, जब उसने स्टार्ट किया तब तो उसका कॉस्ट बढ़ रहा था। ठीक है, जब स्टार्ट किया तब उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा था, क्योंकि उस अभी एफिशिएंसी नहीं आई थी, अभी उसमें उन लोगों में स्पेशलाइजेशन नहीं आया था, वर्कर्स में मशीन जो है वो प्रॉपर यूज नहीं हो रही थी। इस वजह से क्या हो रहा था, उस वक्त जो है कॉस्ट पर यूनिट जो है बढ़ रहा था। ठीक है,
तो ये जो है फिर लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं फेज 2। ये रिजल्ट तो हम समझ गए कि कॉस्ट पर यूनिट भी डिक्रीज होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा, और एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सेम कॉस्ट पे ज्यादा आउटपुट डिवाइड हो रहा है या ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो फिक्स कॉस्ट भी कहाँ रहा, फिक्स कॉस्ट भी नहीं रहा, उसी कॉस्ट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फेज में क्या हो रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो मतलब सब चीजें बेटर यूज हो रही हैं और यहाँ पे कॉस्ट गिर रही हैं, और एज ए प्रोडक्शन करने वाला जो भी इंसान होगा उसके लिए ये फेज अच्छा है, ठीक। चलो तब दूसरे फेज पे अब इसकी इसकी फैक्ट्री पहुंच जा रही है। देखो ये तो बेसिकली इसको दूसरा फेज मानो, पहला फेज जो न वहां पे क्या होता है ना कि कॉस्ट बढ़ती है क्योंकि वहां पे एफिशिएंसी नहीं रहती है वर्कर्स में, ठीक है। इसे दूसरा मानो, इसे तीसरा मानते हैं, ठीक है। फेज 3 में क्या हो रहा है, ओवर क्राउडिंग। जब वो स्टार्ट किया था तब उसकी कॉस्ट बढ़ रही थी, उसको नुकसान हो रहा था 2-4 महीने, जैसे एक फर्म बिहेव करती है। लेकिन फेज 2 में जैसे गया उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो गया, उसने 2-3 महीने में मास्टरी कर ली कि कैसे सिखाना है वर्कर्स को, वर्कर्स भी सीख गए कि उन्हें काम कैसे करना है, एंड दे जस्ट क्या वो क्या करते हैं, वो अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। फेज 3 में ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन आती है। क्या होता है कि रवि क्या करता है, ये चीज देख के ऊपर वाली वो लालच में आ जाता है कि भाई वर्कर्स जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ, प्रॉफिट आ रही है, सब चीजें बेटर यूटिलाइज हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, वर्कर्स को इंक्रीज कर देता हूँ, वर्कर्स ऐड कर देता हूँ। तो फेज 3 में क्या करता है, ओवर क्राउडिंग में वो वर्कर्स ऐड कर देता है, ठीक है। मशीन तो अभी भी सेम है, ठीक है, वर्कर एक दूसरे से फालतू में टकरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वर्कर्स के पास अब देखो पहले जो था मशीन एक थी तो वर्कर सही थे, सही हायर हुए थे मशीन के हिसाब से वर्कर, पर दूसरे तीसरे फेज में वर्कर्स तो बढ़ गए पर मशीन तो हमारी एक ही है, ठीक है। तो वो जो है एक दूसरे का काम ना करके फालतू में टाइम स्पेंड कर रहा है कह लो, क्योंकि इतना है ही नहीं, वो मशीन ही नहीं है जिसपे वर्कर ऐड करके काम ज्यादा हो सके, ठीक है। तो मशीन जो है सेम है, वर्कर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और इसके रिजल्टेंट क्या हो रहा है कि अब जो आउटपुट तो बढ़ रहा है पर उतना नहीं बढ़ रहा है जितना एक एक्स्ट्रा वर्कर ऐड होने के बाद बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो आउटपुट जो है उतना नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, आउटपुट उतना नहीं बढ़ रहा है। दूसरा, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो भी बढ़ने लगा है अब। क्यों? या तो देखो कॉस्ट पर यूनिट किसको जोड़ के, लेबर, लैंड, कैपिटल, ये सारी चीजों को हम जोड़ के अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं ना, तो अब वो जो है हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हमने हायरिंग ज्यादा कर ली है, ठीक है, और आउटपुट उतना ही है, तो हमारा कॉस्टिंग जो है बढ़ रहा है हर एक चॉकलेट को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या हो रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फिर बढ़ने लगेगा। देखो जैसे ही कॉस्ट बढ़ेगा कॉस्ट घटेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटेगा, और जैसे ही कॉस्ट बढ़ेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद इसके वजह से मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ने लग रहा है, और यहाँ क्या है, ये जो है अगर एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमारा यही कहता है ना कि जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़े और मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ने लगे, तो ये क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। चलो अब इसको मैं ग्राफ के थ्रू समझते हैं शॉर्ट रन की स्टोरी को, ठीक है। चलो ग्राफ ड्रॉ करती हूँ मैं एक, ठीक है। ये ले लेते हैं SRAC। हमने देखा था शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में क्या ऐसा होगा, यू शेप होगा, यही ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है हमारी, ठीक। और देखो अब हम देख लेते हैं, ये जो है हमारी यू शेप जो हमारी क्या हो गई, एवरेज कॉस्ट, ठीक। और एमसी भी जो है वो यू ही शेप होती है, एमसी जो है एसी को कट करती है, ठीक। जहां कट कर रही है उससे यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अदर भी कॉस्ट है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उनका शेप भी हम देख लेते हैं ग्राफिकली, ठीक है। तो अब अदर कॉस्ट का शेप बना, देखो एटीसी जो है एवरेज टोटल कॉस्ट, वो भी यू शेप होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जस्ट उसके नीचे जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है।
उसके बाद हम एएफसी देखते हैं। एएफसी जो है हमारा इस तरह है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ये ग्राफ, ठीक है। अब देखो, इमेजिन करो कि पहले जो कर्व है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में, ये देखो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में क्या हो रहा है, पहले जो कर्व है क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। इफिशियंसी जो है, पहले हमने बोला ना फेज 1 में कॉस्ट बढ़ रहा है तो डिक्रीज है इफिशियंसी, ठीक है। तो वो नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉरी, फेज 2 में हमने देखा था ना कि इफिशियंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इफिशियंसी इंक्रीज होगी तो हमने क्या देखा था, इफिशियंसी इंक्रीज होगी तो कॉस्ट क्या है, वो बढ़ेगा, ठीक। तो कॉस्ट जो है, सॉरी, घटेगा। और ये हम किसका ड्रॉ कर रहे हैं, कॉस्ट का कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम जब नीचे आ रहे हैं मतलब इफिशियंसी हमारी बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रहा है। ये प्रोडक्शन के पर्पज से सोचना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है, इफिशियंसी हमारी बढ़ रही है। फिर जो है ये हमारा कॉस्ट ऊपर गया, ये जो हमारा कॉस्ट ऊपर जा रहा है मतलब क्या कर रहा है, ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन जब आ रही है फेज 3 में, जब हमारा कॉस्ट बढ़ जा रहा है क्योंकि हम एक्स्ट्रा लेबर ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इसलिए यू शेप दिखाता है, शॉर्ट रन में फॉर्म जो है इसलिए यू शेप शो होती है, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या है, नीचे है, ठीक है, फिर ऊपर है और मिनिमम पॉइंट एसी पे कट कर रहा है, ठीक है। तो एमसी जब नीचे है तो एसी को क्या करता है, खींचता है, ठीक है। जब मार्जिनल कॉस्ट नीचे होता है तो एवरेज कॉस्ट को भी नीचे खींचता है। जब मार्जिनल कॉस्ट ऊपर होता है तो एवरेज कॉस्ट को भी पुश करता है ऊपर। इस वजह से जो एमसी है एसी को इस तरह कट करता है, पहले एसी डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, और यहाँ पे ये जो है एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। ये तो हमने ग्राफ देख लिया। अब ये हमने देख लिया कि एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज टोटल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट किसके बराबर होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो देखो एवरेज टोटल कॉस्ट सबसे ऊपर होगा, इन दोनों को हम प्लस करके ये निकाल सकते हैं। तो ये बस मैंने जो है ग्राफ के थ्रू बता दिया कि इन कर्व्स का शेप कैसा होता है। बाकी हमने ये समझ लिया कि जो शॉर्ट रन में वो फॉर्म बिहेव कैसे करती है। पहले उसमें पहले कॉस्ट उसकी बढ़ती है, दूसरा फेज आता है एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज होती है, एंड इफिशियंसी इंक्रीज होने के कारण उसकी कॉस्ट जो है क्या होती है, कम होती है। एंड थर्ड फेज पे वो ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन आती है, जैसे ही वो ज्यादा लेबर ऐड करने लगता है और कॉस्ट पर यूनिट उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। तो ये हो गया एवरेज कॉस्ट का वो। अब हम देखते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में कैसा फॉर्म बिहेव करती है, ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में जब हम फॉर्म की बिहेवियर को देखेंगे तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में, अब मान लेते हैं फिर से रबी का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के लिए जो है हम लेते हैं रबी का एग्जांपल, ठीक है। रबी की फैक्ट्री अब क्या है, स्मार्ट हो गई है, ठीक। तो अब रवि बोलता है कि मैं मशीन भी बदल सकता हूँ, फैक्ट्री भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, बड़ा कर सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ। तो रवि की कंडीशन अब क्या हो गई है कि रवि जो शॉर्ट रन में काम करते करते थोड़ा थोड़ा अब क्या हो गया है, वो स्मार्ट हो गया है और अब उसके पास क्या है, मशीन भी बदलने का पैसा है, ठीक है। और क्या जो है अपनी फैक्ट्री को इंक्रीज करने का भी उसके पास पैसा है, ठीक है। तो रवि के पास ये है, मतलब रवि जो है अब सब इनपुट्स उसके वेरिएबल है, मतलब वो सब इनपुट्स अब बदल सकता है। पहले हमने शॉर्ट रन में क्या देखा था कि सम इनपुट्स जो है यहाँ फिक्स थे, जैसे कि कैपिटल, पर जो लॉन्ग रन में आओगे तो सब इनपुट्स क्या है, यहाँ पे तुम वेरिएबल है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है इज द एनवेलप ऑफ ऑल पॉसिबल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, वन फॉर ईच पॉसिबल प्लान साइज, ठीक है। तो मतलब सारे ही पॉसिबल है यहाँ पे इनपुट वेरिएबल चेंज करना, ठीक है। ठीक है, अब लॉन्ग रन में रवि की कंपनी को अब क्या 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 फेसेस उसकी कंपनी में फैक्ट्री में आते हैं। तो फेस 1 आता है उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फेस। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि फैक्ट्री थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो फैक्ट्री जब बड़ी होती है तो उसमें बेटर मशीन, बल्क बाइंग चलता है, स्पेशलाइजेशन आती है, तो उसके कारण क्या होता है कि कॉस्ट जो है डिक्रीज होता है, ठीक है। बल्क बाय करता है, वो मशीन में इंप्रूवमेंट लाता है,
तो उससे क्या होगी, उसकी कॉस्ट तो डिक्रीज होगी ना प्रोडक्शन करने की हर एक चॉकलेट को। अब वो बेटर प्रोडक्शन कर सकता है, मास प्रोडक्शन कर सकता है, और हर प्रोडक्शन पे उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो पहला फेज जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आ जाएगा। दूसरा फेज जो आता है वो डिस इकोनॉमी का फेज आ जाता है। दूसरा फेज क्या आता है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब क्यों डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है, क्योंकि फैक्ट्री जो है वो बहुत बड़ी हो गई है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है और कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड कम्युनिकेशन इशू। इसके कारण क्या हो रहा है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड कम्युनिकेशन इशू के कारण क्या हो रहा है, जो तुम्हारी कॉस्ट है वो बढ़ जा रही है। आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ कॉस्ट कट करना है, बिना कॉस्ट बढ़ाए भी क्या बेटर प्रोडक्शन हो सकता है, ये सारी का आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रही है। तो जो दूसरा फेज पे जो रबी की फैक्ट्री इतनी बड़ी हुई है, वो दूसरा फेज फेस कर रही है डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल का। ठीक है, तो चलो अब ग्राफ के थ्रू देखते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो भी क्या होता है, यू शेप ही होता है। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी जो है वो यू शेप ही, पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फिर उसके बाद क्या आता है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो बस इसी तरह समझ लेते हैं कि यू शेप है, बट क्या है, फ्लैटर होता है थोड़ा थोड़ा। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या होता है, फ्लैटर होता है और स्मूथ होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रबी जो है हर आउटपुट पे बेस्ट प्लांट चूज करता है ना, इस वजह से लॉन्ग रन में वो क्या कर रहा है, हर आउटपुट पे बेस्ट प्लांट चूज कर रहा है। तो इसलिए जो यू शेप तो होता है पर थोड़ा फ्लैटर होता है। ठीक है, इसीलिए एल आर ए जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एनवलप ऑफ एस आर ए सी कर्व। ठीक है, जो एस आर ए सी कर्व शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उसका एनवलप है। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक, अच्छा अब हमने कैसे समझा इसको, एक छोटी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, एफिशिएंसी आ रही है तो उसका कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, ज्यादा वर्कर आ जा रहा है तो भीड़ हो जा रही है, तो भीड़ के कारण क्या हो जा रहा है, कॉस्ट बढ़ जा रहा है शॉर्ट रन में। फिर वो बड़ी फैक्ट्री, छोटी फैक्ट्री जो है बड़ी फैक्ट्री बन रही है तो स्केल का बेनिफिट मिल रहा है, उसका कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। देन वो बहुत बड़ी बन रही है तो वहां पे मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ जा रहा है और कॉस्ट उसकी बढ़ जा रही है। यही अब तक हमने देखा सारा, कि शॉर्ट रन में क्राउडिंग इफेक्ट, लॉन्ग रन में स्केल का इफेक्ट आ रहा है। ठीक, दोनों चीज याद रखना, शॉर्ट रन में क्राउडिंग इफेक्ट एंड लॉन्ग रन में स्केल का इफेक्ट। अब तक हमने रबी के एग्जाम्पल से समझ लिया कि जो फर्म है वो कैसे लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में बिहेव करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम में याद रखने वाले पॉइंट्स। ठीक है, सो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में हमने क्या समझा कि ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो है वो उसका कोर आइडिया ये है कि शॉर्ट रन में जो कॉस्ट कर्व है वो क्या होगी, यू शेप होगी। ठीक है, शॉर्ट रन में जो कॉस्ट कर्व होगी वो क्या होगी, यू शेप होती है। और इसका रीजन क्या है, रीजन जो ये है कि पहले जो है वो फिक्स कॉस्ट स्प्रेड होती है, प्लस उसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। फिक्स कॉस्ट जब स्प्रेड होती है तो इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, फिर उसके बाद उसमें डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाता है। ठीक है, और लॉन्ग रन में भी क्या होता है, यू शेप ही होती है पर थोड़ी फ्लैटर होती है। ठीक है, लेस स्टेप होती है। ठीक, तो ये चीज हमने कोर आइडिया में ट्रेडिशनल थ्योरी का ही समझा। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से डायरेक्टली डिराइव है, एंड वो हमें एक फैमिलियर यू शेप कॉस्ट कर्व देता है। जिसमें हम देखने जा रहे हैं शॉर्ट रन के बारे में। शॉर्ट रन जो है इसमें हमने अभी रबी के केस में देखा था कि शॉर्ट रन में कुछ इनपुट जो है वो क्या है, फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि मशीन या बिल्डिंग। ठीक, सम इनपुट्स आर फिक्स्ड, टिपिकली कैपिटल। ठीक है, अब देखो इसको स्टेप वाइज स्टेप समझो कि मान लो प्रोडक्शन जो है कोई फर्म इंक्रीज करना चाहती है, तो मान लो एज आउटपुट राइजेस, कह रहा है कि जैसे आउटपुट बढ़ता है फिक्स कॉस्ट आर स्प्रेड ओवर मोर यूनिट्स, सो एवरेज कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली। मतलब कि पहला केस जो है इसमें शॉर्ट रन का हमें क्या याद रखना है, यहां से समझते हैं। ठीक है, जो हमें याद रखना है, पहला केस जो है शॉर्ट रन में हमें ये देखना है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो स्प्रेड हो रही है। फिक्स्ड कॉस्ट स्प्रेड अफेक्ट, फिक्स्ड कॉस्ट स्प्रेड अफेक्ट, इसे देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब आउटपुट बढ़ता है, यहाँ पे देखो याद रखना, यहाँ पे क्या है, फर्म जो है अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है।
प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है उस केस में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है या आउटपुट इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो उस केस में फिक्स कॉस्ट स्प्रेड इफेक्ट आता है। उससे क्या होता है कि जब आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। आउटपुट इस फिक्स कॉस्ट स्प्रेड में जब आउटपुट बढ़ता है तो सेम फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा यूनिट पे डिवाइड होती है, ठीक है। सेम फिक्स कॉस्ट क्या होती है कि ज्यादा, मतलब सेम हम कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पे ही क्या होता है कि हम ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो आउटपुट क्या होती है यहाँ इंक्रीज होती है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली गिरने लगता है, ठीक है। गिरने लगता है, फॉल होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसी कॉस्ट पे, इसी एवरेज फिक्स कॉस्ट पे हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करने लग रहे हैं। तो जो ये फिक्स कॉस्ट है ये क्या हो रही है, ज्यादा यूनिट पे डिवाइड होती है, ठीक। ये समझ आया पहला ए ऑफ के, जो हमने शॉर्ट रन का ए केस देखा, ठीक। बी केस में क्या देखते हैं कि इसमें जब फर्म प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो फिक्स कॉस्ट स्प्रेड इफेक्ट आता है। दूसरा जो होता है इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न फेस आता है, इंक्रीजिंग रिटर्न फेस, ठीक। अब देखो शॉर्ट रन का कर्व याद रखना है, यू शेप, ठीक है। अब चलो इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि इनिशियली क्या हो रहा है कि वेरिएबल इनपुट जैसे मान लो शॉर्ट रन में हमने क्या माना था, कैपिटल फिक्स होगा, पर वेरिएबल क्या होगा, लेबर वेरिएबल हो सकता है। तो क्या है कि इनिशियली जो वेरिएबल इनपुट है, वेरिएबल इनपुट मींस लेबर, ठीक है। इनिशियली वेरिएबल इनपुट मींस लेबर जो है वो क्या होगा, एफिशिएंटली यूज होता है, ठीक। तो इनिशियली जो वेरिएबल इनपुट है वो क्या है, एफिशिएंटली यूज हो रहा है, ठीक है। गुड यूज लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक। गुड यूज, ठीक। तो इंक्रीजिंग रिटर्न के फेस में वेरिएबल इनपुट जो लेबर है वो एफिशिएंटली यूज होता है, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इस वजह से गिरता है। एबीसी क्या होगा, वो गिरेगा, और इसलिए अगर एबीसी गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है एटीसी भी तो गिरेगा, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट जो होता है वो एबीसी प्लस एएफसी होता है। इन दोनों में से कोई भी गिरेगा तो क्या होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। तो वेरिएबल इनपुट जो लेबर है, अब देखो यहाँ हमेशा याद रखना हम बात कर रहे हैं एक प्रोडक्शन हाउस की तरह या एक मैन्युफैक्चरर की तरह हम बात कर रहे हैं। तो तुम समझो कि अगर तुम्हारा जो है फिक्स कॉस्ट जो है वो घट रहा है, फिक्स कॉस्ट मतलब तुमने लगाया था कि 10 रुपए में तुम इतना प्रोड्यूस कर दोगे आउटपुट, और उसी 10 रुपए में तुम 20 आउटपुट प्रोड्यूस कर, तुमने डिसाइड किया था कि 10 रुपए में तुम 10 आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, और तुम्हारा 10 रुपए में 20 आउटपुट प्रोड्यूस होने लगा, मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट तुम्हारा और गिरने लगा, ठीक है। तुम मतलब 5 रुपए में 10 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये पहला केस हो गया कि फिक्स कॉस्ट स्प्रेड इफेक्ट आ गया तुम्हारा, जो है मतलब तुम अच्छा कर रहे हो, एफिशिएंट, ठीक है। दूसरा जो आ रहा है इसमें क्या हो रहा है कि इंक्रीजिंग रिटर्न फेस आ रहा है, मतलब कि अब तुम्हारा जो वेरिएबल इनपुट है वो तो बढ़ा सकते हो, उसको तुम एफिशिएंटली यूज कर सकते हो, कैपिटल तो यहाँ पे फिक्स है। तो उस केस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा गिर रहा है, मतलब कि जब तुम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे जो तुम कॉस्ट लगाते होगे, जो तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा बैठता होगा वो जो है वो तुम्हारा कम हो गया, क्योंकि तुमने जो तुम्हारा वेरिएबल इनपुट है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बेकार काम करता तो बढ़ता, ठीक है। इसके कारण तुम्हारा जब इन कम्युलेटिव तुमने देखा तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है किसी गुड को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। चलो, एंड सी फेज जो आता है वो आता है डिमिनिशिंग रिटर्न का, डिमिनिशिंग रिटर्न फैक्टर आ जाता है किसी भी फर्म मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्शन करता है, तो स्टार्ट से शॉर्ट रन में उसको 3 चीजें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब देखो डिमिनिशिंग रिटर्न फेस में क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा लेबर अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आप ऐड करोगे कोई भी एक्स्ट्रा लेबर, उससे क्या होता है कि आउटपुट उतना नहीं बढ़ता है। एक पॉइंट के बाद आप जितना एफिशिएंट होने थे यहाँ हो गए, आपके जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इतना डिक्रीज हो गया जितना आपके जो लेबर थे एफिशिएंट थे, ठीक है। अब इसके बाद कोई फायदा नहीं है, आप अगर मशीन पे काम नहीं करोगे, ठीक है, एक फैक्टर को आपने फिक्स रखा है, दूसरे को ही आप चेंज बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, ठीक है। तो वहां पे फिर क्या शुरू हो जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न फेज, ठीक है। अब आप
और ग्रो करना चाहते हो ना, कम तो नहीं, जितना हो उतने तो रहोगे, पर ऐड एक्स्ट्रा लेबर से क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा लेबर उतना आउटपुट नहीं देता है, ठीक है। और कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, बढ़ने लगती है अब यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब आप जो है एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना चाहते हो, बट जैसे ही एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे आपका जो कॉस्ट है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा लेबर तो लगाया पर मशीन नहीं लगाया, और ये लेबर क्या लेगा, कॉस्टिंग लेगा, ठीक है। तो आपका कॉस्ट प्रोडक्शन का भी इंक्रीज होगा आप जैसे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। या सेम मशीन पे सेम लेबर पे भी आप करोगे तो भी आपका कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो उस हिसाब से आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉस्ट पर यूनिट बढ़ने लगती है, और एबीसी और एटीसी भी दोनों जो है बढ़ने लगेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा, और इनका बढ़ना एज ए मैन्युफैक्चरर तो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक। चलो, अब हमने ये 3 फेज देख लिया शॉर्ट रन का, ठीक है। तो शॉर्ट रन कर्व हमने क्या समझा कि क्या है, यू शेप कर्व है। मार्जिनल कॉस्ट भी जो है वो यू शेप होता है, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है, हमने ग्राफ में पढ़ा देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट करता है एबीसी और एटीसी को उनके मिनिमम पॉइंट पे, ठीक है। चलो, अब लॉन्ग रन कर्व के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन कर्व का लॉन्ग रन कर्व जो है वो क्या है, कॉस्ट कर्व, जो कि एनवलप है ऑल पॉसिबल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, ठीक है। तो लॉन्ग रन में जो है सब इनपुट्स क्या है, वेरिएबल होते हैं। फर्म अपना प्लांट साइज जो है वो चेंज कर सकती है, मतलब अब वो बढ़ा सकती है अपना, और सारे ही इनपुट बढ़ा सकती है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो लेबर है, ठीक है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं एनवलप ऑफ ऑल एसआरएसी कर्व, ठीक है। मतलब सब प्लांट साइजेस का कॉम्बिनेशन चेंज हो सकता है, ठीक है। इसका भी जो लॉन्ग रन कर्व जो है उसका जो है शेप जो होता है यू शेप होता है, पर यू शेप होता है पर कैसा होता है, फ्लैटर होता है, ठीक है। यू शेप होता है बट फ्लैटर होता है, ठीक है। और क्यों यू शेप होता है, क्योंकि उसमें होती है पहले इकोनॉमी ऑफ स्केल, फिर डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाती है, कि लार्ज प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट कम आती है, तो एला जब कॉस्ट कम आती है तो आपकी लॉन्ग रन में क्या होती है, एवरेज कॉस्ट गिरती है। फिर जैसे ही बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो क्या होती है, इनइफिशियंसी बढ़ती है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बढ़ती है, तो कॉस्ट हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण ऊपर वापस चली जाती है। LRAC मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो किसके इक्वल होता है, ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्रोडक्शन के। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो इक्वल किसके होता है, ऑप्टिमल स्केल। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो किसके इक्वल होता है, ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्रोडक्शन का, मतलब बेस्ट साइज ऑफ फॉर्म होता है ये, ठीक है। चलो, अगर हम क्विक रिवीजन करें तो क्विक रिवीजन करते हैं इस कॉन्सेप्ट का, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलो, शॉर्ट रन में हमने क्या देखा, शॉर्ट रन में देखा कि एएफसी जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमेशा गिर रहा है, कंटिन्यूअसली, ऑलवेज, ठीक है। दूसरा, एबीसी भी गिर रहा है शॉर्ट रन में, एंड देन क्या हो रहा है, फिर बढ़ने लग रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न वाले फेस में आ रहा है तब, ठीक है। तीसरा, एटीसी जो है वो क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी यू शेप है, एवरेज हमने शेप देखा था ना सबका। और एमसी को देखा था हमने, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है, कट्स एबीसी एंड एटीसी को उनके मिनिमम पॉइंट पे, ठीक है, एट मिनिमम। ये याद रहेगा शॉर्ट रन का कि एएफसी डिक्रीज हो रहा है, एबीसी भी फिर डिक्रीज होता है, एटीसी भी इसमें डिक्रीज होता है, पर क्या होता है आफ्टर अ पॉइंट, फिर क्या होता है, एबीसी क्या होता है, बढ़ने भी लगता है डिमिनिशिंग रिटर्न वाले फेज में, और एटीसी जो है यू शेप होता है, एमसी जो है वो कट करता है एबीसी एंड एटीसी को मिनिमम पॉइंट पे, ठीक है। फिर हमने लॉन्ग रन में क्या देखा, लॉन्ग रन में हमने देखा कि लॉन्ग रन जो है वो क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या है, एनवलप है। किसका एनवलप है, एनवलप कर्व है एसआरएसी का, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा, ये भी यू शेप होता है पर इसमें क्या होता है, फ्लैटर होता है, ठीक है। ये भी यू शेप है पर फ्लैटर है, ठीक है। इकोनॉमीज प्लस डिस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है इसमें, इकोनॉमी प्लस डिस इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट है इसमें। और मिनिमम पॉइंट जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, मिनिमम पॉइंट जो है इसका वो क्या है, ऑप्टिमल स्केल है किसी भी फॉर्म के साइज का। डन।
चलो देन अब हम देखेंगे नेक्स्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट शॉसर शेप कर्व। ठीक, देखो अब मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट और शॉसर शेप कर्व जो है इसे समझते हैं। अब हम देखते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो कि शॉसर शेप कर्व। ठीक है, तो देखो इसका कोर आइडिया ये है कि रियलिटी में जो कॉस्ट कर्व है वो परफेक्ट यू शेप नहीं होती है। बीच में एक फ्लैट रेंज होता है जहां पे एवरेज कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। इसलिए जो शेप बनती है वो शॉसर शेप मतलब प्लेट शेप की बनती है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, यहाँ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, लेकिन ये जो बीच का एरिया यहाँ क्या होता है, यहाँ जो होता है वो कांस्टेंट रहता है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो इसीलिए जो शेप है वो यू शेप ओरिजिनली नहीं रहता है, वो कैसा होता है, शॉसर शेप कर्व होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न में डिफरेंस यही है कि जो ट्रेडिशनल है वो शार्प यू शेप पे बिलीव करता है और मॉडर्न जो है वो फ्लैट बॉटम मतलब शॉसर शेप पे शॉसर शेप कहता है कॉस्ट कर्व का। ठीक है, इसमें जो है शॉर्ट रन में क्या है मॉडर्न व्यू ये देख लेते हैं, और लॉन्ग रन का मॉडर्न व्यू है क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उसमें जो एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर है वो ऐसा है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो पहले क्या होगा, गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन में मॉडर्न व्यू ये है कि शॉर्ट रन जो है, शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर ये होगा कि पहले वो गिरेगा। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी आती है। ठीक, इस वजह से जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरता है। फिर क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, कांस्टेंट रेंज पे पहुंचता है। ठीक, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रेंज पे, हमने ये समझा ना, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझ रहे थे। यहाँ पे पहले ये क्या है, एफिशिएंसी के कारण इसकी कॉस्ट जो है गिर रही है और उसके बाद ये कांस्टेंट पे आ जाएगा। ठीक, कांस्टेंट पे आने पे एंड में क्या होता है, ये थोड़ा सा थोड़ा इंक्रीज होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एंड में क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। ठीक है, इसलिए जो ये शेप होता है वो एल शेप कह लो या एल शेप कह लो शॉर्ट रन में, या शॉसर शेप कह लो। ठीक है, ये मॉडर्न व्यू की कॉस्ट, मॉडर्न व्यू में कॉस्ट की शेप मानी जा रही है। ठीक है, अच्छा ये फ्लैट क्यों होता है, क्योंकि फर्म अपनी कैपेसिटी एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ डिजाइन करती है। ठीक है, फर्म क्या करती है, अपनी कैपेसिटी एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ डिजाइन करती है, मतलब प्लांट एक ही पॉइंट पे नहीं है, रेंज में एफिशिएंटली काम करता है। ठीक है, प्लांट जो है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो एक ही पॉइंट पे नहीं है, वो रेंज में एफिशिएंटली काम करता है। ठीक है, इस रेंज को बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट जो है शॉर्ट रन में कैसा होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है नॉर्मल रेंज में ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, सिर्फ तब बढ़ता है जब प्रोडक्शन जो है वो फुल कैपेसिटी क्रॉस कर जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन अगर अपनी फुल कैपेसिटी क्रॉस कर जाएगी तब जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तब जो है मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगा। ठीक, तो मार्जिनल कॉस्ट के बारे में क्या समझा हमने शॉर्ट रन में, कि नॉर्मल कांस्टेंट ही होती है पर तब बढ़ जाती है जब प्रोडक्शन जो है अपनी फुल कैपेसिटी को क्रॉस कर जाए। ठीक है, लॉन्ग रन का क्या सीन है मॉडर्न व्यू में, तो लॉन्ग रन जो है मॉडर्न व्यू में ये बताते हैं कि लॉन्ग रन का जो बिहेवियर है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर जो है ये है कि इनिशियली ये भी गिरता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है क्या है, इनिशियली गिरता है। क्यों, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण गिरता है। दूसरा जो है ये फिर फ्लैट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कांस्टेंट। अब देखो इसका जो है एल शेप माना गया है, यू शेप नहीं माना गया है। इस लॉन्ग रन में ऐसा ही एल शेप ही माना गया है, यू शेप नहीं माना गया है। शॉर्ट रन में एल शेप और सॉसर शेप मान रहा है मॉडर्न व्यू बेसिकली एल शेप मान रहा है या सॉसर शेप मान रहा है शॉर्ट रन में, पर लॉन्ग रन में सिर्फ एल शेप मान रहा है। ठीक, अच्छा क्यों फ्लैट होता है,
क्यों फ्लैट होता है यहाँ पे जो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट है? अब इसमें क्यों, रीजन क्या है फ्लैट होने का? तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, मतलब इनका जो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट है इमीडिएट नहीं आता है, इस वजह से इसलिए जो कॉस्ट ज्यादा तुरंत नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बस स्टेबल हो जाता है ग्रोथ, ठीक। इस वजह से जो है यहाँ पे फ्लैट होता है, ठीक। जैसे कि मान लो यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल था, हम इफिशिएंट थे, पर तुरंत जो है अगर मान लो कोई कोई चीज चेंज भी हो रही है तो तुरंत इफेक्ट नहीं दिखेगा ना लॉन्ग रन में। तो यहाँ पे चीजें क्या दी है, कांस्टेंट हो जाती हैं। इफेक्ट डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल थोड़े टाइम बाद दिखता है, ठीक। अगर बात करें रियल वर्ल्ड में, तो फर्म एक वाइड रेंज में सेम कॉस्ट पे ऑपरेट कर सकती है। ये स्पेशली दिखा जाता है ओलिगोपोली मार्केट में, जब जब फर्म जो है एक वाइड रेंज में सेम कॉस्ट पे ऑपरेट करती है, तब जो है ऐसा देखा जाता है। और ये फर्म को कौन से में होती है, ओलिगोपोली वाले जो भी फर्म होते हैं ना, वो सेम रेंज पे सेम कॉस्ट पे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें एक रिवीजन की, क्विक रिवीजन की, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट की, तो कॉस्ट कर्व जो है वो परफेक्ट यू शेप नहीं होता है। जो इसका फ्लैट, जो बॉटम रेंज है वो क्या है, फ्लैट है, ठीक है। बॉटम रेंज कैसा है, फ्लैट है, इसका की फीचर है। शॉर्ट रन में जो है एवरेज कॉस्ट कैसे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो एल और एल शेप है या शॉसर शेप है, ठीक है। लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कैसा है, वो लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट जो है सिर्फ एल शेप है, फ्लैट नहीं है, नॉट राइजिंग मच, ठीक। ये सारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का फीचर है। डिस इकोनॉमी से क्या होता है, वीक और डिले होता है। डिस इकोनॉमी जो है तुरंत नहीं आती है, वीक एंड डिले में आती है, ठीक है। और फर्म्स ऑपरेट एफिशिएंटली ओवर रेंज नॉट पॉइंट।